नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे हैरत अंगेज ऑपरेशन पे आधारित होगी जो ना तो पहले कभी हुआ था, ना उस ऑपरेशन के बाद दुनिया में कोई दूसरा ऑपरेशन उस तरह का हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट की, जो इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों, हम कहानी पे जाएं उससे पहले हमारा आपसे हमेशा जो एक निवेदन रहता है वो ये कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें। और जी हाँ, शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा स्टोरी या हमारा ये प्रोग्राम किस तरह का लगता है। जी हाँ, हम कहानी पे आते हैं। तो दोस्तों, ये साल है 1976 का और तारीख है 27 जून। तो जी हाँ दोस्तों, 27 जून 1976 को एक विमान इज़राइल के तेल अवीव शहर से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए टेक ऑफ करता है। विमान अपने तय रूट के हिसाब से एथेंस में रुकता है, उसके बाद फिर से एक बार टेक ऑफ करता है। लेकिन जैसे ही कुछ ही देर के बाद जब एथेंस से आगे के लिए विमान टेक ऑफ होता है, पायलट को अंदर कुछ हलचल सुनाई देती है। वो अपने एक असिस्टेंट को बाहर भेजता है कि देखिए। जब वो देखता है तो विमान में एक शख्स खड़ा होता है जिसका नाम विल फ्रंट पॉक्स होता है। उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड होता है, रिवॉल्वर होती है। वो एकदम सामने करता है और बहुत तेज़ी से पायलट के केबिन में एंटर करता है। और उसके पीछे जो बाकी के जो 3 और आतंकवादी थे, उन्होंने पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लिया। पीछे, बीच में, उसके आगे इस तरह से वो अपने आप को खड़ा कर लिया और एक वार्निंग दे दी विमान में सवार सारे यात्रियों को कि कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करेगा। किसी ने कोई हरकत करी तो विमान को हम धमाके के साथ उड़ा देंगे। तो विल फ्रंट पॉक्स जैसे ही एंटर करता है, पायलट को आदेश देता है कि अब ये विमान जिस तरह से मैं चाहूँगा उधर जाएगा। अब विमान को उसने लीबिया की तरफ ले जाने के लिए कहता है। तो दोस्तों, विमान अब अपने दिशा से भटक चुका है और एक नए मिशन की तरफ जाता है। ये बात जैसे ही विमान का डायरेक्शन बदलता है, एक नई दिशा में जाता है, तो दोस्तों ये इज़राइल में और फ्रांस में ये पता लग चुका था तब तक कि विमान जो है भटक चुका है और शायद इसे हाईजैक किया जा चुका है। तो विमान लीबिया की तरफ जाता है दोस्तों। लीबिया में इसे लैंड किया जाता है। वजह ये होती है कि रिफ्यूलिंग करने के लिए। रिफ्यूल होने के बाद एक बार फिर से जो हाईजैकर्स थे वो आदेश देते हैं कि विमान को एक बार फिर से टेक ऑफ करिए और ले चलिए। विमान में सवार लगभग 248 के आसपास यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इन 248 यात्रियों में अब किसी को ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे पहुँचेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बहुत दहशत में, एक बहुत डर के माहौल में ये 248 यात्री अब थे, क्योंकि जो विमान में एकदम से हाईजैक करने वाले लोगों के मंसूबे कुछ और थे और वो मंसूबे डराने वाले थे सचमुच। अब विमान एक नए देश में, एक नए शहर में लैंड करता है दोस्तों। विमान लैंड होने के बाद एक बड़ा सा भारी भरकम आदमी, जानवर सा दिखने वाला आदमी विमान के अंदर एंटर करता है। विमान में सवार लोगों ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो समझ जाते हैं कि अब वो एक अफ्रीकन कंट्री युगांडा में आ चुके हैं, क्योंकि ये आदमी ईद अमीन जो उस टाइम युगांडा का राष्ट्रपति होता है। दरअसल इसने तख्ता पलट किया था, ये सेना का जनरल था, इसने वहाँ पे खुद आर्मी हुकूमत कायम कर दी थी। अब जिन लोगों ने विमान को हाईजैक किया था वो 2 अलग अलग संगठन के लोग थे। एक जर्मन का संगठन था
जिसे RZ या RZ कहते हैं। दूसरा जो संगठन था वो फ़िलिस्तीन का था। दरअसल उस संगठन को हम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन कहते हैं। तो 2 सदस्य उस संगठन के थे। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा इरादा या हमारा ऑब्जेक्टिव किसी भी धर्म या जाति के लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं है। दरअसल ये नाम है, ये संगठन है, हम उन संगठन का नाम लेते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा इरादा नहीं है। तो दोस्तों, जी हाँ, हम अब कहानी पे आते हैं। तो अब इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि 2 अलग-अलग संगठन दरअसल, तीसरा युगांडा कंट्री, ये 3 अलग-अलग तरह के लोग इस विमान को हाईजैक क्यों करना चाह रहे थे। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विमान में सवार 100 लगभग यात्री जो थे वो इज़राइली थे, और वो इज़राइल में दरअसल 90 इज़राइली नागरिक थे और टोटल 100 थे जो यहूदी थे। तो आपको ये अच्छे से मालूम होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यहूदियों का जर्मन के साथ किस तरह का बर्ताव रहा है पहले से ही, आज से नहीं, हिटलर के दौर से ही यहूदियों के साथ उसने क्या कुछ किया था। और दूसरा, फ़िलिस्तीन को भी आप समझते होंगे, फ़िलिस्तीन एक इज़राइल का दुश्मन कंट्री है। आज अभी कुछ दिन पहले से ही आप देख रहे हैं लगातार फिर से फ़िलिस्तीन और उनके बीच में एक वॉर चल रहा है जो। और तीसरा जो युगांडा, दरअसल युगांडा का जो आज का राष्ट्रपति है ईदी अमीन, उसका पहले इज़राइल के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार था और दोस्ताना था इस देश का इज़राइल के साथ। और इंडिविजुअली मैं बात करूं, ईदी अमीन के खुद के बहुत अच्छे संबंध थे। ईदी अमीन ने खुद इज़राइली फ़ोर्स में जाके वहाँ पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग ली थी, और भी तमाम बार उसने, जब वो सत्ता में आ गया उसके बाद उसने इज़राइल की तमाम सारी कंपनियों को अपने यहाँ इनवाइट किया। बहुत सारे रियल एस्टेट के कारोबार, आईटी के काम उसने इज़राइली कंपनियों को सौंपे थे। लेकिन बाद में संबंध इज़राइल और युगांडा के बिगड़ गए थे। वजह ये रही थी कि एक बार इज़राइल ने से युगांडा ने एक फ़ाइटर प्लेन की मांग करी थी। वो फ़ाइटर प्लेन उसे नहीं मिला था। इसके अलावा संघानिया के युद्ध में इज़राइल से मदद मांगी थी, लेकिन इज़राइल ने उस मदद को देने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से युगांडा का राष्ट्रपति खासा चिढ़ गया था। और ये अपने खतरनाक व्यवहार के लिए दुनिया में जाना जाता था। ये कहते तो कुछ लोग ये हैं कि ये आदमी का मांस खाता था, ये लाशों के साथ बैठना और उनके साथ समय बिताना इसे अच्छा लगता था। इसके रेफ्रिजरेटर में डेड बॉडी के पीसेज रहते थे। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं करता हूँ इनकी, जहाँ तक मैंने इन्हें देखा है, पढ़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, इस तरह से अब ये जो विमान वहाँ पे युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका था, और उस एंतबे एयरपोर्ट में यात्रियों को, 248 यात्रियों को 2 अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। एक में यहूदी थे, एक में नॉन यहूदी थे। यहूदियों को एंतबे एयरपोर्ट के एक अलग रूम में रखा गया था, बाकी को अलग में रखा गया था। तो ये लगभग 100 थे और बाकी के अलग। तो लेकिन युगांडा ने एक नया प्लान किया कि हम नॉन यहूदी को धीमे-धीमे करके निकाल रहे थे, और इधर उन्हें यहूदियों को एक रूम में रखते हैं। दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत अब होती है। इधर अब आतंकवादियों ने इज़राइल को ये इन्फॉर्म कर दिया कि अब हमारे कब्ज़े में आपका विमान है, हमारी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को मानते हो तो हम इन आपके लोगों को रिहा कर देंगे, अदरवाइज़ हम इनको एक-एक करके मौत की नींद सुला देंगे। तो मांग दरअसल कुछ यूँ थी कि उनके 40 से अधिक जेलों में 50 से अधिक खूंखार आतंकवादी जो कैद हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। इज़राइल की एक पॉलिसी है कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करते हैं, लेकिन इस स्थिति में उन्हें बात करनी पड़ी। लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ, धीमे-धीमे हम आप जो इज़राइल की तरफ से कंडीशन रखी कि आप थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखिए, आपके तमाम और भी देशों में आपके कैदी हैं, हम उन्हें भी छुड़वा देंगे। लेकिन
इन आतंकवादियों ने ये जो बात रखी थी वो ये थी कि 3 जुलाई तक अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो हम उसके बाद एक एक करके आपके लोगों को मार देंगे। इधर इज़राइल ने भी अलर्ट कर दिया, उन्होंने मोसाद को इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दे दी कि मोसाद ने कि आपको ये किसी भी तरीके से इन लोगों को छुड़ा के लाना है। अब मोसाद के लिए ये बड़ा चिंता की बात थी कि जिस जगह पे हैं वो एक उनके देश से लगभग 4,500 किलोमीटर की दूरी पर, दूसरे उस जगह की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पे हैं। और वो हैं, ये पता लगा था कि जब कुछ कैदियों को या कुछ लोगों को जब रिहा करने लगे थे वो, उनसे मोसाद ने संपर्क साधना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बताया यस वो एंतेवे एयरपोर्ट में है। अब एक्चुअली एंतेवे एयरपोर्ट का किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं था मोसाद के पास। काफ़ी मशक्क़त के बाद मोसाद ने जब अपनी गोटियां बिछाना शुरू किया और ये ले लिया कि हाँ इस ऑपरेशन को उन्हें किसी भी सूरत में अंजाम देना है, तो उन्होंने एक काम किया कि उनसे लोगों से बात करने के बाद एंतेवे एयरपोर्ट के विषय में और कुछ जानकारी ली जाए कि आखिर कहाँ पे हैं, किस तरह से हैं और उन्हें किस सूरत में कैसे निकाल के लाना है। तो उन्हें एंतेवे एयरपोर्ट का एक मैप मिल गया। दरअसल ये मैंने आपको बताया था कि एक बार इज़राइल और युगांडा के संबंध काफ़ी अच्छे थे। तो जब वो और उस एंतेवे एयरपोर्ट को डिज़ाइन एक्चुअली इजरायली कंपनी ने किया था, तो एक नक्शा मोसाद के हाथ लग जाता है, तो वो इस नक्शे को जैसे ही मिलता है तो वो अपनी कामयाबी ज़रा देखने लगते हैं कि अब हमें इसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें उन्होंने एग्जैक्ट उस एंतेवे एयरपोर्ट की एक एक चीज़ों को समझा और ये भी पता किया गया था कि उन्हें मोसाद को पता लग गया था कि इस जगह पे इस बिल्डिंग में आतंकवादियों ने या युगांडा ने हमारे उन 100 के करीब लोगों को रखा है। अब इधर तैयारी शुरू, लेकिन बड़े चैलेंजेस सामने थे। लगभग 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी, किस तरह से जाएं एक ऐसे देश में, अगर उनके विमान यहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो 100% किसी न किसी देश की रडार में आ जाएंगे। और दूसरा चैलेंज ये था कि इतनी दूर तक एक साथ उड़ भी नहीं सकते हैं, रिफ्यूल कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये उनके पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं थी, उस टाइम पे नहीं थी कि विमानों को हवा में उनमें ईंधन डाला जाए। तो ये बड़ी बातें थीं। उन्होंने तो ये ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले एक आखिरी कोशिश करी, युगांडा के राष्ट्रपति से बात करी, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। मैंने आपको बताया कि अपने बहुत खूंखार व्यवहार के लिए जाना जाता था, बहुत ज़िद्दी किस्म का आदमी था। तो उन्होंने मिस्र और दूसरा फ़िलिस्तीन के प्रभावशाली नेताओं से इस मामले में मध्यस्थता करने की बात कही और उन्होंने किया भी, लेकिन बात नहीं बनी। मोसाद को अपने मिशन पे लग गए थे। अब उन्होंने सोचा चलिए कुछ और देशों के साथ इजराइल सरकार ने, दरअसल उस टाइम के इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे वो शवीन थे, तो उन्होंने कुछ और देशों से बात करी, रिफ्यूलिंग के लिए करी। तो वो केन्या एक देश था जो तैयार हो गया था कि ठीक है आप रिफ्यूल कर लीजिए हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने किया। दरअसल तारीख थी ये लगभग 3 तारीख को अब विमान मोसाद ने अपने तैयार करे और उसमें टॉप 200 कमांडर को रखा गया कि ये जो कमांडर हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। नेतन्याहू जो आज अमेरिका वो क्या नाम सॉरी इज़राइल के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं सॉरी, उनका भाई उस टाइम पे मोसाद में, जो कि इज़राइल की खुफिया एजेंसी है, उसमें वो एक टॉप कमांडर में था। उसे इस ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। तो दोस्तों ये 200 टॉप कमांडोज को उस मिशन के लिए रखा गया। अब इस मोसाद ने अपने मिशन के लिए निकलते हैं वहाँ पे, और जिसमें उन्होंने 2 विमान, जिसमें एक विमान में 200 उनके टॉप ट्रेन कमांडोज, एक विमान खाली था और एक विमान में उन्होंने मर्सिडीज़, एक काली मर्सिडीज़ और 2 रेंज रोवर गाड़ियों को रखा। इन सब चीज़ों के साथ और इसके अलावा 2 और विमान साथ में चले। तो अब इज़राइल से ये टेक ऑफ करते हैं
इधर के लिए सॉरी जो युगांडा शहर में, युगांडा के सॉरी एंथेबे एयरपोर्ट पे आते हैं। अब एंथेबे एयरपोर्ट पे आने से अब उधर, अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो उन्होंने एक काली मर्सिडीज़ और 2 रेंज रोवर लाने की वजह क्या थी। दरअसल युगांडा का जो राष्ट्रपति था वो मर्सिडीज़, काली मर्सिडीज़ को यूज़ करता था और उसके साथ पेट्रोलिंग करने के लिए 2 और गाड़ियाँ होती थी जो उसे फॉलो करती थीं। तो अब ये इस वजह से लाए थे ताकि उन्हें ये पता लगे, उनकी फोर्स को ये पता लगे कि जो भी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होगी वो समझे कि राष्ट्रपति दरअसल अभी विजिट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी है ये। लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि राष्ट्रपति ने काली मर्सिडीज़ को बदल दिया था, वो सफ़ेद मर्सिडीज़ में आ गए थे अब, और ये बात पता नहीं थी। तो चारों विमान एक साथ लगभग, अब उन्होंने एक चीज़ और देखी कि हम आखिर और देशों के रडार से बचें कैसे, तो उन्होंने एक निश्चित दूरी पे अपनी फ़्लाइट को रखा, लगभग समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पे वो उड़ने लगे ताकि किसी रडार की पकड़ में ना आए। तो ऐसा करते हुए वो सीधे युगांडा के आसमान में प्रवेश करते हैं और वो उस एंथेबे एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। एंथेबे एयरपोर्ट पे जैसे ही सुरक्षा बलों ने देखा, उन्होंने उनके विमान को लैंड होने के बाद वो जो 2 गाड़ियों के 3 गाड़ियों का काफिला आगे को बढ़ता है, उन्हें रोकते हैं। रोकने पे जब वो गाड़ी नहीं रुकती है तो वो फायर शुरू कर देते हैं और इधर नेतन्याहू ने ये आदेश दे दिया कि क्रॉस फायर करिए, और उस क्रॉस फायर में उन जवानों को मार गिराते हैं। इनके हाथ में जो राइफल थे, वेपन थे, उनमें साइलेंसर लगा होता है दोस्तों, उनमें आवाज़ नहीं होती है, और वहीं पे उनकी सुरक्षा बलों का काम तमाम कर दिया जाता है। एकदम तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो तब अब जिस जगह पे लैंड हुए थे वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे वो नागरिक थे इजराइल के जो अब उनकी गिरफ्त में थे। तेज़ी के साथ कमांडोज दौड़ते हैं और उस बिल्डिंग में आते हैं तेज़ बोलते हुए अपनी इजरायली लैंग्वेज में कि वो इजराइल के कमांडोज हैं, उन्हें मुक्त करने के लिए आए हैं, बाकी सारे लोग लेट जाएं। एकदम उस बिल्डिंग में एंटर करते हुए ये बात बोलते हैं तो वो कि तुम जल्दी से लेट जाइए, और बाकी के लोग भी उनके इजराइल के कमांडोज को फेस करने के लिए, ये जो युगांडा की फोर्स होती है, युगांडा की जो कमांडोज होते हैं, युगांडा के जो सैनिक होते हैं, वो एकदम से एक्शन में आते हैं, हरकत में आते हैं, उधर से फायर करने लगते हैं। दोस्तों ये ट्रेंड कमांडोज भी उन्हें क्रॉस फायर करते हैं, एक एक करके मार गिराते हैं और सीधे उस बिल्डिंग में एंटर कर देते हैं जिस बिल्डिंग के अंदर ये उनके लोग थे, और उसमें विल फ्रंट पॉक्स भी उधर से क्रॉस फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन जी हाँ, विल फ्रंट पॉक्स ने एक काम तो किया था, उसने किसी भी उन बंदी के ऊपर गोली नहीं चलाई थी। अगर वो चलाता तो शायद सारे के सारे लोग मारे जाते। लेकिन इस बात को इजराइल का एक आदमी समझ नहीं पाया, जो लगभग 18-20 साल का एक लड़का था। वो खड़ा रहा, वो लेट नहीं पाया। इतने में वो इजराइल की खुद की सैनिकों की गोली से मारा गया। अदरवाइज उनके कोई लोग हताहत नहीं हुए थे, और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए इजरायली कमांडोज ने वहाँ पे जो भी उनके युगांडा या आतंकवादियों के कमांडोज थे वो सारे मार गिराते हैं। और इधर एक टुकड़ी को वो एयरपोर्ट पे ही रोक देते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए जो तमाम और फाइटर प्लेन थे उनके, कि इन्हें तुम ख़त्म कर देना ताकि ये हमारे पीछा ना करें जब हम यहाँ से उड़ेंगे। तो अगर पीछा किया तो उनकी एयरफोर्स हमें पकड़ लेगी और मार गिराएगी, हमारे इन विमानों में मिसाइल लगा दे या कोई दूसरे तरीके से इन्हें मार गिराएगी। तो इजराइल की एक टुकड़ी, उन 200 कमांडोज में एक टुकड़ी ऐसी थी, एक यूनिट ऐसी थी जिसने वहाँ पे खड़े हुए सारे विमानों को नष्ट नाबूद कर दिया। और इधर जल्दी से उन सैनिकों को, युगांडा के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, और जल्दी से उन लोगों को कहा, जल्दी से आप बहुत जल्दी से इन गाड़ियों पे और इन जो हमारी लाए हुए बोइंग हैं, जो विमान हैं, उनमें जल्दी से सवार हो जाइए। सारे दौड़ते हुए एकदम से इजरायली उसमें बैठते हैं, और इजराइल की वो 200 कमांडो की प्रशिक्षित टीम, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नेतन्याहू के जो भाई जिन्होंने आदेश दिया था, उन्हें गोली लग जाती है। तो वो उस गोली में रास्ते में आगे, हालांकि उनके बताते हुए ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इसमें एक विमान ऐसा भी था जिसमें
मेडिकल के सारे इक्विपमेंट थे, तो उसमें उनका ट्रीटमेंट भी शुरू किया जाता है, लेकिन आगे ले जाते हैं। अब ये विमान जल्दी से अपने लोगों को बिठा के सीधे इज़राइल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और इस ऑपरेशन में इज़राइल का एक सैनिक जो इसे लीड कर रहा था, नेतन्याहू का भाई था, वो मारा जाता है और एक नागरिक मारा जाता है। बस ये 2 मौत होती हैं और युगांडा के लगभग 45 सैनिकों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।